नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 2017 का पीवाईक्यू करेंगे हिस्ट्री का, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 2016 का कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 2 जो हिस्ट्री से संबंधित है। आइए देखते हैं। दिया है ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा कथन सही है, यह पूछा है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिरस्त्राण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में उनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऋग्वैदिक काल में हम लोगों कवच का इस्तेमाल करते हुए पाएंगे। ऋग्वेद काल 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन भी मिलता है। तो वहाँ पर आर्य, स्वर्ण और चांदी इन सब के बारे में चर्चा मिलती है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ठीक है। इस स्टेटमेंट में आप देखते होंगे कि यहाँ पे आया है शब्द केवल। तो इस तरह के जब स्ट्रीम शब्द आते हैं तो स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो जाता है। 90% ऐसा ही होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। थर्ड स्टेटमेंट दिया है हम लोगों का कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो ये बात सही है कि सिंधु घाटी के लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे। हालांकि घोड़ों के नाल कहीं कहीं मिले हुए दिखाई देते हैं, बट उस तरह से भारी मात्रा में प्रमाण नहीं है। तो यूपीएससी ने भी इसको सही माना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले आप पीवाईक्यू देखिए, उसके बाद ही कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो ऐसे ही हर हफ्ते होता है और 100 क्वेश्चन उसमें होते हैं, और यूपीएससी एक साल में 100 क्वेश्चन बनाता है। तो ज़्यादा फोकस हम लोगों का पीवाईक्यू पर ही होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर पर आया है। दिया है, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें भी यही पूछा है कि कौन सा कथन सही है। इसको बहुत ध्यान से देखना, कहीं कहीं नहीं लिख के दे देता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। तो ये स्टेटमेंट सही है। मणिपुरी जो नृत्य है ये गीत और संगीत का मिलकर नृत्य का एक प्रदर्शन ही होता है। आपने उसमें पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, केवल करताल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है। एकमात्र, देखिए मैंने पहले बताया इस तरह का स्ट्रीम जो आता है वो गलत ही होता है। एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है, मतलब यही एक वाद्य यंत्र जो इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रीम है और ये गलत भी है। तो अगर हम लोग दूसरे काटते हैं तो हमारा 2 स्टेटमेंट तो ऐसे ही चला जाएगा। अब बचा हमारा एक, पहला तो सही है, अगर तीसरा सही होगा तो हमारा सही हो जाएगा बी, नहीं तो डी। दिया है, यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बात सही है। मणिपुरी नृत्य में तो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को, उनके जीवन लीलाओं को दिखाया जाता है, उनकी प्रदर्शनी के रूप में दिखाया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा बी सही हो जाएगा। हमारा आंसर होगा बी। एक मिनट, इसको सही से कर देते हैं। हमारा आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से है। ये लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश शासक के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ के लिए जाने से संबंध थे। मतलब ये पूछा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किसके समय में हुआ था, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। और इसमें दिया हुआ है कि सही कथन ही हमको चुनना है। पहला स्टेटमेंट दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा स्टेटमेंट दिया है अलेक्जेंडर रीड, और तीसरा स्टेटमेंट दिया है थॉमस मुनरो। ठीक है। तो पहला देखिए, रैयतवाड़ी के बारे में पूछ रहा है, तो थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी में थे। ठीक है। और ये जो पहला स्टेटमेंट है कॉर्नवालिस, ये अस्थाई बंदोबस्त में थे। तो कॉर्नवालिस को हम लोग डिलीट करते हैं क्योंकि ये अस्थाई बंदोबस्त में थे। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट निकाल देंगे तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा सी। ठीक है। और ये दोनों जो थॉमस मुनरो और ये अलेक्जेंडर रीड, ये दोनों ही थे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार
हम लोग ट्रिक लगा लेते हैं कि हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, आई थिंक दिया है 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है। ठीक है, और इसमें भी पूछा है कि सही कथन ही बताना है इसमें भी। तो हम लोग देखते हैं, पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, जो वहाँ के मतलब प्रबंधक थे वो अपने आप से कुछ भी कर सकते थे, ये इसका हो सकता है। और ये दिया है सी, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। ठीक है, और तीसरा दिया है, लास्ट वाला दिया है अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। तो अब देखिए, अगर कोई भी ब्रिटिश सरकार की बात हो रही है तो थोड़ा सा आप दिमाग अगर लगाएंगे तो आपको आंसर निकल के आएगा कि 1929 की बात हो रही है, उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, इसकी ऐसी कोई कानून बनाएंगे जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। लेकिन तीसरा दिया है व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, ये भी सही है। और तीसरा दिया अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। तो तीसरा इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि ये व्यापक मुद्दों को ले रहा है। ठीक है, एक ऐसा अधिकरण बनाया जाए जिससे हड़तालों पर डायरेक्ट रोक लगे और पूरी तरह से वहाँ पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा, स्टेटमेंट डी सही हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा डी। काफ़ी क्लोज था, इसमें अगर किसी का थोड़ा बहुत गलत भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्टेटमेंट यहाँ के बहुत ही क्लोज दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है, जो हिस्ट्री से संबंधित है। दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों की मजदूरी संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है ये नियम लोखंडे ब्रिटिश भारत के मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे, मतलब इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, कहने का मतलब ये है स्टेटमेंट का। तो आप देखिए, पहला स्टेटमेंट फैक्ट्री एक्ट 1881 में बन रहा है और इसमें कह रहा है कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों की मजदूरी संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि अंग्रेज ये कभी नहीं चाहेंगे कि मजदूर यूनियन बने, किसी भी तरह का उनके काम में प्रॉब्लम उत्पन्न हो। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। हाँ, दूसरा फैक्चुअल है, लेकिन इसे एम लोखंडे ब्रिटिश भारत के मजदूर यूनियन संगठन को इन्होंने अग्रगामी, मतलब इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन फैक्चुअल है, इसको याद करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि फैक्ट्री एक्ट 1881 का जो प्रथम कारखाना अधिनियम था, ये लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में लिया गया था। यह भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है। तो हमारा विकल्प जो है वी सही हो जाएगा, केवल स्टेटमेंट 2 सही है और बाकी पहला गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है हिस्ट्री से संबंधित, जो 26 नंबर पर दिया है सेट ए में। दिया 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, क्या था ये हम लोगों को बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता निश्चित करना। दूसरा स्टेटमेंट दिया है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां सुनिश्चित करना। सी वाला स्टेटमेंट दिया है राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना। और डी वाला दिया है भारत सरकार एक देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। मतलब भारत सरकार मतलब उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उसको कह रहा है भारत सरकार, आज की नहीं, ये बात ध्यान में रखना है। एवं देशी रियासतों के बीच, यानी कि जो राजे रजवाड़े थे उनके बीच संबंध को सुधारना। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। ये राष्ट्रवादी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था वो राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसरशिप लगाने की बात कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। हमारा आंसर होगा डी,
ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका गठन जो है 1927 में दिसंबर में हुआ था, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, हिस्ट्री से संबंधित है। इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री का भी मान सकते हैं। दिया है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और पूछा है सही सुमेलित कौन है, मतलब सही मिलान किसका है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बार बार ये दोनों चीज़ जरूर रखिए, नहीं तो स्टेटमेंट पढ़ने में गलती हो जाती है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है राधाकांत देव। जो राधाकांत देव थे, इनका क्या संबंध था, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या ये बात सही है, इसको देखना है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है जुगलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, इनका संबंध किससे था, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे क्या। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे क्या। तो देखिए तीसरा स्टेटमेंट तो मुझे आ रहा है कि ये मतलब इंडियन सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के समर्थक थे, तीसरा सही है। अब मुझे एक या ऑप्शन यहाँ से कट रहा है। और दूसरा क्या दिया है कि दूसरा दिया है गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे, तो ये नहीं थे मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। मद्रास महाजन सभा के जो संस्थापक थे उसमें उनका नाम था वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, इस तरह के लोग थे। तो ये स्टेटमेंट तो हम लोगों का गलत है, दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट दिया है राधाकांत देव, ये ब्रिटिश एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये थे। तो ये भाई फैक्चुअल है, पूरी तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, तभी आपका काम बनेगा, ठीक है। हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर पर दिया है, जो हिस्ट्री से संबंधित है। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य के अति महत्वपूर्ण पत्तन था। तो काकतीय राज्य का अति महत्वपूर्ण पत्तन सीधे सीधे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो दिया है मुट्टुपल्ली, यही है, यानी कि बी। ये मछलीपट्टनम कहीं और का था। और कातकी के जो है वो आपको देखना होगा, जो कर्नाटक के पास नीचे दिया है, कर्नाटक की दूसरी साइड, वही आपका वहीं पे मिल जाएगा, आप मैप में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा है कौन सा सही है। सही, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और पहले आप कम से कम PYQ कीजिए, उसके बाद ही कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मैंने आपसे अगले भी वीडियो में कहा था, पिछले वाले वीडियो में भी, कि जैन बौद्ध धर्म से यहाँ से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है, दिया है सौत्रांकितिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे जैन के जगह पे अगर बौद्ध होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि सर्वअस्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान होते हैं। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको जटिल लग रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, तो एग्जैक्ट यही शब्द आपको मिल जाएगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का सही है और पहला स्टेटमेंट मैंने पहले बताया आपको गलत है। तो हमारा हो जाएगा आंसर बी। तो बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, चाहे आप NCERT से पढ़ें या स्पेक्ट्रम से पढ़ें, कहीं से भी पढ़िए, गूगल से पढ़िए, लेकिन बहुत ही पीसफुल्ली, आराम से, डेडिकेटेड होकर पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है, मतलब द्वैध शासन किसे कहते हैं, कहने का मतलब ये है। तो द्वैध शासन आपको पता है, जहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, इस बात को ध्यान में रखना है। पहला स्टेटमेंट दिया है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, केंद्रीय विधानमंडलों का केवल, यानी कि जैसे हमारे इस समय लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में हो और दूसरा दिल्ली में हो, ठीक है। और तीसरा और लास्ट स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन,
ये स्टेटमेंट सही है कि 2 वर्गों में विभाजन, मतलब जैसे कि इस समय 3 वर्गों में विभाजित किया गया है कि एक यूनियन लिस्ट होता है, एक क्या कहते हैं स्टेट लिस्ट, और दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसी तरह से ये कह रहा है कि प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों को 2 रूप में बांट देना, जैसे कि इस समय 3 है और उस समय 2 रूपों में बांटने की बात कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। द्वैध शासन का मतलब ये था। इसको भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ये बात आप ध्यान रखिएगा, 1919 के तहत बनाया गया था। और इस समय कुछ आरक्षित विषय थे, कुछ हस्तांतरित विषय थे, तो इसीलिए ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा डी, आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ बना हुआ है। तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है अजंता में, ये बात बिल्कुल सही है, अजंता में बना हुआ है। और बादामी में, ये स्टेटमेंट गलत है। और बाघ में ये भी गलत है, एलोरा में ये भी गलत है। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि बोधिसत्व मतलब बुद्ध वाले चैप्टर से और जैन वाले चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई देता है, इसके पहले मैंने किया था और एक क्वेश्चन फिर। तो हमारा ये आंसर होगा ए। इसको बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा इसके बारे में, ठीक है। ये हीनयान महायान से संबंधित है, जो वहाँ पर गुफाएं बनाई गई हैं। कौन सी गुफा, मद्रासन राजकुमारी का चित्रण, मार विजय का चित्रण, ये सब आप पढ़िएगा। बुद्ध का जन्म, ये सब सारे चित्र किस गुफा में हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग एक क्वेश्चन का, इस तरह के डीपली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्योंकि ये जब पता होगा तभी आप इस पे लगा सकेंगे। इसमें कोई एलिमिनेशन मेथड भी काम नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ परंपराएं दी गई हैं और कुछ समुदाय के नाम दिए गए हैं। पहला दिया है कि चलिहा साहिब उत्सव सिंधुओं का है। तो ये स्टेटमेंट सही है, मैंने न्यूज़ में देखा था इसको, उस समय न्यूज़ में था। तो ये पहला तो स्टेटमेंट सही है कि सिंधुओं का है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है नंदा राज जात यात्रा, ये गोंडों का है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, गोंडों का है। क्योंकि ये जो नंदा देवी राज जो जात है, ये उत्तराखंड का एक तीर्थ त्यौहार है। 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ये आषाढ़ के महीने में जब चंद्रमा का 11वां दिन होता है, तो उस समय ये मनाया जाता है। मैंने इसको पढ़ा था, तो ये मुझे याद है। तीसरा स्टेटमेंट तो ये हमारा गलत हो जाएगा ना। तीसरा स्टेटमेंट दिया है वारी वाकरी। वारी वाकरी जो है, इसमें दिया है संथालों का। आप याद कीजिए, संथाल उड़ीसा में आई थिंक ज़्यादा होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये वारी वाकरी जो होता है, ये आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पंढरपुर एक इलाका है, वहाँ पे मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का दोनों गलत है। पंढरपुर के बारे में 2019 में भी क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग जब 2019 का पेपर देखेंगे तो वहाँ पे एक बार देखेंगे पंढरपुर के बारे में। इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो इस तरह से हमारा 2 स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा और तीसरा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए केवल सही होगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कहीं कहीं एलिमिनेशन मेथड भी काम करता है। दिया है निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है, सूर्य मंदिर के लिए। तो पहला दिया है अरसवल्ली, दूसरा दिया है अमरकंटक और तीसरा दिया है ओमकारेश्वर। तो पहले देखिए, अगर हमें कुछ ना पता हो तो हमको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो ये देखिए, पहला अरसवल्ली से कुछ नहीं पता लग रहा कि सूर्य का मंदिर होगा या किसका मंदिर होगा। अमरकंटक से भी नहीं पता लग रहा। लेकिन अगर हम तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर से आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ओमकारेश्वर मंदिर तो शिव को समर्पित मंदिर हो सकता है, क्योंकि लास्ट में जो भी, जैसे रामेश्वरम हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, तो इस सब के जो आते हैं शब्द वो शिव के लिए ही होते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों का शिव के लिए होगा। तो यहाँ पर सूर्य मंदिर लिए पूछा है, जहाँ जहाँ तीसरा है उसको काट देंगे तो हमारा आंसर ए निकल के आएगा। और ये ए आंसर सही भी है, ठीक है। तो देखिए, ये अरसवल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश में है और यह सूर्य के लिए मंदिर है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, मैंने पहले बता दिया, एमुलेशन मेथड से भी और ऐसे भी। बाकी ये जो अमरकंटक है, ये नर्मदा और सोन नदी के किनारे है, ये उसकी सहायक नदी का उद्गम स्थल है। तो ये स्टेटमेंट कोई मायने ही नहीं रखता। और ये ओमकारेश्वर तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये सूर्य का, शिव का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये कहाँ है? एमपी में है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम के अनुसार मतलब बताइए कौन सा पहले हुआ है कौन सा कब हुआ है, ये बताना है। इस तरह का स्टेटमेंट तभी सही होगा जब आपको एग्जैक्ट पता हो कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है रॉयल इंडियन नेवी में गदर। तो रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुआ था 1946 में, ठीक है। और उसके बाद से नेक्स्ट दिया है हम लोगों का भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ। तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ आप लोगों को पता है कि 1942 में हुआ था। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है ना। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद नहीं आ रहा है मुझे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था जनवरी में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, हाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, लेकिन वो दिसंबर में हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसी हिसाब से आपको मिलाना पड़ेगा, पहले 1946 फिर 1942 फिर 1931। तो हम लोगों का कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? हम लोगों का स्टेटमेंट सही होगा स्टेटमेंट सी, क्योंकि पहले क्या हुआ, पहले गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, ठीक है। तो 3 पहले है, उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है, फिर रॉयल इंडियन नेवी में गदर हो रहा है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी। अब इस तरह के आंसर के लिए आपको ये डेट पता होना चाहिए, अब इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। आप देख लीजिए, पर इसको जरूर पढ़िएगा एक बार, नेवी, इंडियन नेवी, रॉयल नेवी के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के साथ साथ प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी पढ़िएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन जीरो आवर क्या है उसको भी पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हिस्ट्री का नहीं है, हिस्ट्री का नहीं है ये, तो अब तो हिस्ट्री का नहीं है, ख़त्म हो गया, इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोगों ने देखिए 2015 से हम लोग 2017 तक देख चुके हैं। इसी तरह से हम लोग 2025 तक पहले हिस्ट्री का पूरा देखेंगे, फिर जियोग्राफी या पॉलिटी जो भी आप लोग कहेंगे उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले पूरा हिस्ट्री का कंप्लीट करेंगे, तभी हम लोग जंप करेंगे दूसरे सब्जेक्ट पर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ समझा भी रहा हूँ और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह भी बता रहा हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि टेस्ट सीरीज से अच्छा यही है कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।